नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टोरी पर, जहां हम इतिहास के पन्नों से निकाल कर लाते हैं कुछ अनसुने, कुछ रोचक और कुछ ज्ञान से भरे किस्से। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए समय के पहिए को घुमाते हैं और पहुंचते हैं सीधे शहंशाह अकबर के न्यायप्रिय दरबार में। आगरा की वो एक आम सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के पानी पर चमक रही थी और शहंशाह अकबर के दरबार में रोज की तरह कामकाज शुरू हो चुका था। तभी दरबार के शांतिपूर्ण माहौल को चीरती हुई एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द था, बेबसी थी और न्याय की गुहार थी। दुहाई हो जहांपनाह, मैं लुट गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मुझे इंसाफ चाहिए। शहंशाह अकबर, जो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे, उस व्यापारी की हालत देखकर फौरन अपने सिंहासन से खड़े हो गए। उन्होंने अपने सिपाहियों को उसे सहारा देकर अपने पास लाने का हुक्म दिया। अकबर ने कहा, कौन हो तुम, भले आदमी, और इतना व्यथित क्यों हो? शांत हो जाओ और हमें पूरी बात विस्तार से बताओ। इस दरबार में हर किसी को न्याय मिलता है। व्यापारी ने अपने आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज में अपनी आपत्ति सुनानी शुरू की। जहांपनाह, मेरा नाम रामदास है। मैं मसालों का एक छोटा सा व्यापारी हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपनी मेहनत की एक एक पाई जोड़कर 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी की थी। ये मोहरें मैंने अपनी बेटी के विवाह के लिए रखी थी, जिसका ब्याह अगले महीने ही होना है। मैंने उन मोहरों को चोरी के डर से एक लोहे के मटके में डालकर अपने घर के पिछवाड़े एक पुराने पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। इस राज के बारे में मेरे और मेरी पत्नी के अलावा सिर्फ 4 लोग जानते थे। मेरे 4 नौकर, जिन्हें मैं अपने बेटों की तरह मानता था। शंभू, रतन, गोपाल और हीरा, ये 4 सालों से मेरे साथ है। मुझे कभी सपने में भी ख्याल नहीं आया कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अकबर, फिर क्या हुआ? रामदास ने कहा, कल रात मैं जब सोकर उठा तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैं पिछवाड़े गया और जिस जगह मटका दबाया था, वहां की मिट्टी खुदी हुई थी। मैंने घबराकर गड्ढा खोदा। जहांपनाह, मटका गायब था। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लुट गई। अब मैं अपनी बेटी का ब्याह कैसे करूंगा? समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता। रामदास फूट फूट कर रोने लगता है। व्यापारी की दर्द भरी कहानी सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी प्रजा के साथ ऐसा अन्याय उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। अकबर कड़क आवाज में सिपाहियों, फौरन उस व्यापारी के 4 नौकरों को दरबार में पेश किया जाए। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। जिसने भी ये घिनौना काम किया है, उसे ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी आने वाली नस्लें भी चोरी करने से डरेंगी। कुछ ही देर में सिपाही उन 4 नौकरों को लेकर दरबार में हाजिर हुए। चारों के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। दोस्तों, अब कहानी में असली मजा आने वाला है। आपके सामने 4 संदिग्ध हैं। आपको क्या लगता है, चोर कौन हो सकता है? सबसे बूदा और भरोसेमंद शंभू, या सबसे नया और घबराया हुआ रतन, या फिर वो शांत रहने वाला गोपाल, या थोड़ा अकड़ दिखाने वाला हीरा? अपना अंदाजा नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए देखते हैं किसका अंदाजा सही निकलता है। अकबर ने एक एक कर 4 से पूछताछ शुरू की। शंभू, तुम सबसे पुराने हो, क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं जहांपनाह, मालिक ने हम पर हमेशा भरोसा किया है। मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। अकबर ने रतन की तरफ देखकर कहा, रतन, तुम सबसे नए हो, कहीं ये तुम्हारी हरकत तो नहीं? रतन कांपते हुए कहा, हुजूर, मैं गरीब जरूर हूं, पर चोर नहीं हूं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसी तरह अकबर ने गोपाल और हीरा से भी सख्ती से पूछताछ की, लेकिन चारों ने चोरी करने से साफ इनकार कर दिया। वे कसम खाने लगे, रोने गिड़गिड़ाने लगे।
लेकिन कोई भी अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था। अकबर ने अपने सबसे काबिल सिपाहियों और जासूसों को भी इस काम पर लगाया। उन्होंने नौकरों के घरों की तलाशी ली, लेकिन मोहरों से भरा मटका कहीं नहीं मिला। मामला उलझता ही जा रहा था। अकबर की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी और उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। लगता है ये गुत्थी सुलझने वाली नहीं है। चोर बहुत शातिर है, उसने कोई सुराग ही नहीं छोड़ा। पूरा दरबार निराश था। व्यापारी रामदास तो लगभग बेहोश होने की हालत में था। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ने लगी, तब दरबार के एक कोने से एक शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं एक कोशिश कर सकता हूं? सबकी नजरें बीरबल पर टिक जाती है। बीरबल शांत भाव से अकबर को देख रहे थे। बीरबल को देखकर अकबर की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें पता था कि जहां सबकी अक्ल काम करना बंद कर देती है, वहां से बीरबल की अक्ल का जादू शुरू होता है। अकबर उम्मीद से कहा, बीरबल, तुम कहा थे, हमें तुम्हारी ही जरूरत थी। हां, तुम जरूर कोशिश करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस चोर को बेनकाब कर ही दोगे। बीरबल अपनी जगह से उठे और पहले उस रोते हुए व्यापारी रामदास के पास गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रामदास जी, आप धीरज रखिए, आपका पैसा आपको वापस जरूर मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। इसके बाद बीरबल उन चारों नौकरों के पास गए और उन्हें बहुत ध्यान से देखा। उनकी आंखें, उनके हाव भाव, सब कुछ पढ़ रहे थे। बीरबल ने कहा, देखो, मैं जानता हूं कि तुम चारों में से ही कोई एक चोर है। बादशाह की नजरों से शायद तुम बच गए, लेकिन मेरी नजरों से बचना नामुमकिन है। मेरे पास एक तरीका है जिससे चोर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। बीरबल दरबार से बाहर गए और कुछ देर बाद हाथ में एक छोटी सी पोटली लेकर लौटे। उन्होंने उस पोटली को खोला और उसमें से एक मुट्ठी धूल निकाली। वो धूल देखने में बिल्कुल साधारण थी। बीरबल गंभीर और रहस्यमयी आवाज में कहा, यह कोई मामूली धूल नहीं है। यह हिमालय की उन सिद्ध गुफाओं से लाई गई जादुई धूल है, जहां बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं। इस धूल की खासियत यह है कि यह किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे ही कोई चोर या पापी इसे छूता है, ये उसके हाथ से चिपक जाती है और उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो अपना गुनाह कबूल न कर ले। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। दरबारी हैरान थे, क्या सच में ऐसी कोई धूल हो सकती है? दोस्तों, यहां एक और मजेदार सवाल उठता है। आपको क्या लगता है, क्या बीरबल की ये धूल सच में जादुई है या ये उनकी कोई चाल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। बीरबल की बात सुनकर चारों नौकरों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें पसीना आने लगा। बीरबल ने एक सिपाही को वो लोहे का मटका लाने को कहा जिसमें मोहरें रखी थी। सिपाही कहीं से वैसा ही एक खाली मटका ले आया। बीरबल ने कहा, मैं इस मटके पर ये सारी जादुई धूल मल रहा हूं। अब तुम चारों को एक एक करके उस अंधेरे कमरे में जाना है। उस कमरे में घोर अंधेरा होगा। तुम्हें अंदर जाकर बस इस मटके को छू कर बाहर आ जाना है। याद रहे, जो निर्दोष होगा उस पर इस धूल का कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो चोर होगा ये धूल उसका पर्दाफाश कर देगी। बीरबल की योजना सुनकर अकबर भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा जताते हुए चुप रहना ही बेहतर समझा। अब शुरू हुआ असली खेल। एक एक करके नौकरों को उस अंधेरे कमरे में भेजा जाने लगा। सबसे पहले सबसे बूदा नौकर शंभू अंदर गया। वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसे अपनी सच्चाई पर भरोसा था। वो अंदर गया, अंधेरे में मटके को टटोला, उसे छुआ और बाहर आ गया। उसके बाद घबराया हुआ रतन अंदर गया। वो भी अंदर गया और कुछ सेकंड बाद बाहर आ गया। फिर शांत रहने वाले गोपाल की बारी आई। वो भी चुपचाप अंदर गया और बाहर आ गया। आखिर में हीरा की बारी थी। उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा हवाइयां उड़ रही थी। वो कांपते हुए कदमों से कमरे के अंदर गया
और थोड़ी देर बाद बाहर आ गया। बीरबल शांत भाव से कहा, ठीक है, अब तुम चारों एक एक करके मुझे अपनी हथेलियां दिखाओ। सबसे पहले शंभू ने अपनी हथेली आगे की। उसकी हथेली पर धूल लगी हुई थी। बीरबल ने मुस्कुराकर उसे किनारे खड़े होने को कहा। फिर रतन ने अपनी हथेली दिखाई। उसकी हथेली पर भी धूल के निशान थे। बीरबल ने उसे भी किनारे कर दिया। इसके बाद गोपाल ने अपनी हथेली दिखाई। उसकी हथेली भी धूल से सनी हुई थी। बीरबल ने उसे भी जाने दिया। अब सिर्फ हीरा बचा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बीरबल हीरा की आंखों में देखते हुए कहा, हीरा, अब तुम अपनी हथेली दिखाओ। हीरा ने डरते डरते अपनी कांपती हुई हथेली आगे की। बीरबल ने जैसे ही उसकी हथेली देखी, उनकी आंखों में एक विजयी चमक आ गई। उन्होंने जोर से कहा। बीरबल ने कहा, सिपाहियों, पकड़ लो इसे, यही है वो चोर। पूरा दरबार चौंक जाता है। हीरा की हथेली तो एकदम साफ थी। उस पर धूल का एक कण भी नहीं था। अकबर हैरानी से कहा, लेकिन बीरबल, इसकी हथेली तो बिल्कुल साफ है। तुमने तो कहा था कि चोर के हाथ पर धूल चिपक जाएगी। बाकी तीनों के हाथों पर तो धूल है, पर इसके हाथ पर नहीं। कहीं तुमसे कोई भूल तो नहीं हो रही? बीरबल। हीरा को भी लगा कि बीरबल फंस गए हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने कहा था ना, मैं बेकसूर हूं। देखिए जहांपनाह, मेरे हाथ एकदम साफ है। ये बीरबल मुझे फंसा रहे हैं। बीरबल अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, मैंने कहा था कि ये जादुई धूल है, लेकिन इसका जादू इंसानों पर नहीं, इंसान के डर और जमीर पर चलता है। ये कोई जादुई धूल नहीं थी। ये तो बस रास्ते से उठाई हुई एक साधारण धूल थी। पूरा दरबार फिर से हैरान। बीरबल ने अपनी चाल का खुलासा कर दिया था। बीरबल समझाते हुए कहा, जहांपनाह, तर्क बहुत सीधा है। जो निर्दोष थे, जिन्हें पता था कि उन्होंने चोरी नहीं की है, उन्हें इस धूल से कोई डर नहीं था। इसलिए वे अंधेरे कमरे में गए और बिना किसी डर के मटके को छुआ, जिससे उनके हाथों पर धूल लग गई। बीरबल ने कहा, लेकिन इस चोर के मन में पाप था। इसके जमीर पर बोझ था। इसे डर था कि अगर इसने जादुई मटके को छुआ तो ये धूल सच में इसके हाथ से चिपक जाएगी और ये पकड़ा जाएगा। इसी डर के कारण ये कमरे में गया तो जरूर, लेकिन इसने मटके को छुआ ही नहीं। ये बस वहां खड़े होकर वापस आ गया, ये सोचकर कि अंधेरे में किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन ये भूल गया कि इसकी यही चालाकी इसे पकड़वा देगी। इसके साफ हाथ ही इसके चोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। बीरबल की ये मनोवैज्ञानिक व्याख्या सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने बिना तलवार, बिना सिपाही, सिर्फ एक मुट्ठी धूल और अपनी बुद्धि से ऐसे शातिर चोर को पकड़ लिया। कमाल कर दिया। सच सामने आते ही हीरा बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने लालच में आकर मटका चुराया और उसे अपने घर के तहखाने में छिपा दिया। सिपाहियों ने फौरन जाकर मोहरों से भरा मटका बरामद कर लिया। व्यापारी रामदास को जब उसकी जीवन भर की कमाई वापस मिली तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बीरबल का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। चोर हीरा को उसके अपराध के लिए जेल में डाल दिया गया और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे बीरबल ने अपनी बेमिसाल समझ और मनोविज्ञान के ज्ञान से एक असंभव लगने वाली गुत्थी को सुलझा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराध करने वाले का ज़मीर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? बीरबल की चतुराई का ये अंदाज आपको पसंद आया या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी को पकड़ने के लिए ऐसी कोई मनोवैज्ञानिक तरकीब अपनाई है?
अपना अनुभव भी हमारे साथ शेयर करें। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी बीरबल की बुद्धिमानी का आनंद ले सकें। और हाँ, ऐसी ही और मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल। कहानी 2। आगरा से कुछ कोस दूर एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। उसी गांव में रहता था एक किसान, नाम था हरिया। हरिया के पास जमीन जायदाद के नाम पर बस 2 बीघा खेत थे और एक पुराना कच्चा घर। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो गांव के बड़े बड़े जमींदारों के पास भी नहीं थी। उसके घर के ठीक सामने खड़ा था आम का एक विशाल 100 साल पुराना पेड़। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह हरिया के परिवार का हिस्सा था। उसके दादा ने इसे लगाया था। हरिया का बचपन इसी पेड़ की छाव में खेलते हुए बीता था। इसी पेड़ के मीठे आम खाकर वो बड़ा हुआ था। जब उसकी बेटी राधिका पैदा हुई तो उसका झूला भी इसी पेड़ की डाल पर डाला गया था। ये पेड़ उनके लिए सिर्फ पेड़ नहीं, उनके पुरखों का आशीर्वाद था, उनकी खुशियों का गवाह था। हरिया बहुत मेहनती था। दिन रात खेतों में पसीना बहाता और जो कुछ भी उपजता उसी से अपने छोटे से परिवार का पेट पालता था। उसकी दुनिया छोटी थी पर खुशियों से भरी थी। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। हरिया की बेटी राधिका अब ब्याह के लायक हो गई थी। एक अच्छे घर से रिश्ता भी आ गया था, लेकिन लड़के वालों की कुछ मांगे थी। हरिया अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहता था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी जोड़ ली, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसे कम पड़ रहे थे। कई रातें उसने जागकर गुजार दी। क्या करे, कहां से पैसे लाए? उसी गांव में एक महाजन था, सेठ लक्ष्मीचंद। नाम का लक्ष्मीचंद, पर दिल का उतना ही पत्थर। पूरे गांव में उसके सूदखोरी और मक्कारी के किस्से मशहूर थे। वो गरीबों को कर्ज देता और फिर उनकी जमीन हड़प लेता था। हरिया कभी उसके पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन बेटी की शादी की मजबूरी उसे सेठ की चौखट पर खींच ले गई। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, राम राम। लक्ष्मीचंद ने बिना देखे घमंड से कहा, बोलो हरिया, आज सुबह सुबह कैसे रास्ता भूल गए? फसल तो अभी कटी नहीं, फिर क्या लेने आओ? हरिया ने झिझकते हुए कहा, उदास स्माइली सेठ जी, वो मेरी बेटी का ब्याह तय हुआ है, कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी है, अगर आप 500 मोहरे उधार दे देते तो। लक्ष्मीचंद ने हरिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी गिद्ध जैसी नजरें हरिया की मजबूरी को भांप चुकी थी। लक्ष्मीचंद मुस्कुराते हुए कहा, उधार? हरिया, तुम तो जानते हो, मैं उधार देता हूं तो बदले में कुछ गिरवी रखवाता हूं। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो 500 मोहरों के लायक हो? तुम्हारा वो 2 बीघा खेत? हरिया ने घबराकर कहा, उदास स्माइली, नहीं सेठ जी, खेत नहीं, वो तो मेरे परिवार के पेट भरने का जरिया है। लक्ष्मीचंद ने कहा, तो फिर क्या है? वो तुम्हारा कच्चा झोपड़ा? उसकी तो 50 मोहरे भी न मिले। हरिया की आंखें भर आई। उसके पास सच में कुछ नहीं था। उसकी नजर अपने घर के सामने खड़े उसी आम के पेड़ पर पड़ी। एक पल के लिए उसका दिल कांप गया, लेकिन बेटी के भविष्य के आगे उसे सब कुछ छोटा लग रहा था। हरिया ने भारी मन से कहा, सेठ जी, मैं अपना खेत आपको बेच दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। खेत के सामने जो आम का पेड़ है वो मेरा रहेगा। वो मेरे पुरखों की निशानी है, उसे मैं नहीं बेच सकता। लक्ष्मीचंद की आंखों में एक शातिर चमक आई। उसने मन ही मन सोचा, मूर्ख किसान, पेड़ तो तभी तक तेरा है जब तक जमीन तेरी है। एक बार जमीन मेरी हो गई, फिर देखता हूं तू इस पेड़ को कैसे अपना कहता है। उसने ऊपर से बड़ी उदारता दिखाई। लक्ष्मीचंद ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे हरिया, तुम तो अपने आदमी हो, हमें पेड़ का क्या करना है? जमीन हमारी, पेड़ तुम्हारा। सौदा मंजूर, कल ही कागजात बन जाएंगे।
तुम ले जाओ 500 मोहरे। हरिया ने सेठ को भगवान की तरह धन्यवाद दिया और पैसे लेकर चला गया। उसने सोचा कि सेठ कितना अच्छा आदमी है। बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हुई। हरिया खुश था कि उसकी इज्जत रह गई। दोस्तों, कहानी में अब एक मोड़ आने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या सेठ लक्ष्मीचंद जैसा मक्कार आदमी अपनी जुबान पर कायम रहेगा, या उसने हरिया के लिए कोई जाल बिछा दिया है? आपका अंदाजा क्या कहता है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। कुछ महीने बीत गए, गर्मी का मौसम आया और हरिया का प्यारा आम का पेड़ फलों से लद गया। सुनहरे रसीले आम डालियों पर ऐसे झूल रहे थे मानो सोना बरस रहा हो। हरिया और उसके बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने टोकरियां उठाई और अपने पेड़ से आम तोड़ने चल दिए। लेकिन जैसे ही वे पेड़ के नीचे पहुंचे, सेठ लक्ष्मीचंद के 2 लठैत वहां खड़े हुए। लठैत ने कड़क आवाज में कहा, ए हरिया, कहाँ जा रहा है? रुक जा वहीं। हरिया ने कहा, अरे भैया, अपने ही पेड़ से आम तोड़ने जा रहा हूं। लठैत ने हंसते हुए कहा, तेरा पेड़? पेड़ तेरा होगा, पर ये आम तो हमारे सेठ जी के हैं। इन्हें छूने की हिम्मत मत करना। हरिया हैरानी से कहा, यह क्या बकवास है? पेड़ मेरा है तो फल भी मेरे हुए। इतने में सेठ लक्ष्मीचंद खुद वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर वही मक्कार मुस्कान थी। लक्ष्मीचंद ने कहा, हरिया, झगड़ा क्यों कर रहे हो? देखो, कागजात के हिसाब से ये जमीन मेरी है कि नहीं? हरिया ने कहा, हां सेठ जी, जमीन तो आपकी है, पर पेड़ तो मेरा है। यही बात तो तय हुई थी। लक्ष्मीचंद ने कहा, बिल्कुल सही, पेड़ तुम्हारा है, लकड़ी तुम्हारी है। तुम चाहो तो इसे काट कर ले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये पेड़ खड़ा कहाँ है? मेरी जमीन पर। और इस पेड़ से जो फल टूटकर गिरेंगे, वो कहाँ गिरेंगे? मेरी जमीन पर। तो जो चीज मेरी जमीन पर है, वो मेरी हुई, इसलिए ये सारे आम मेरे हैं। हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सेठ की मक्कारी समझ चुका था। उसने बहुत मिन्नतें की, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन पत्थर दिल लक्ष्मीचंद पर कोई असर नहीं हुआ। उसने हरिया को एक भी आम नहीं छूने दिया। लेकिन सेठ की क्रूरता यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद, जब चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, हरिया का परिवार थककर अपने उसी पेड़ की ठंडी छाव में बैठा था। तभी लक्ष्मीचंद फिर आ धमका। लक्ष्मीचंद ने कहा, वाह हरिया, बड़े मजे से मेरे खेत की छाव का आनंद लिया जा रहा है। हरिया ने कहा, सेठ जी, ये छाव आपके खेत की नहीं, मेरे पेड़ की है। लक्ष्मीचंद ने कहा, फिर वही मूर्खों वाली बात। अरे पेड़ तेरा है, पर छाव तो मेरी जमीन पर पड़ रही है ना? तो या तो मेरी जमीन पर पड़ने वाली छाव का किराया दो, या उठो यहां से। ये नाइंसाफी की हद थी। अपने ही पुरखों के पेड़ की छाव में बैठने के लिए एक गरीब किसान से किराया मांगा जा रहा था। हरिया का दिल टूट गया। उसने गांव के सरपंच से गुहार लगाई, पंचायत बुलाई, लेकिन लक्ष्मीचंद ने सबको पैसे के जोर पर चुप करा दिया था। हर तरफ से निराश होकर हरिया अपने घर में बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसका पेड़ था, पर वो न उसके फल खा सकता था, न उसकी छाव में बैठ सकता था। दिन बीतते गए। हरिया की हालत देखकर उसकी पत्नी ने उसे एक सलाह दी। हरिया की पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, मैंने सुना है कि दिल्ली में बादशाह अकबर के दरबार में एक मंत्री है, बीरबल। कहते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। बड़े बड़े उलझे मामले सुलझा देते हैं। क्यों ना एक बार आप उनके पास जाकर अपनी फरियाद सुनाएं? शायद कोई रास्ता निकल आए। एक मुरझाए हुए पौधे को जैसे पानी की एक बूंद मिल गई हो। हरिया की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी लौ जली। उसने फैसला किया, वो आगरा जाएगा। वो शहंशाह के दरबार में अपनी गुहार लगाएगा। अगली ही सुबह रास्ते के लिए कुछ रोटियां बंधवाकर हरिया आगरा के लंबे सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों तक भूखे प्यासे पैदल चलने के बाद वो आखिरकार शहंशाह अकबर की राजधानी पहुंचा। शाही दरबार की भव्यता देखकर वो घबरा गया। कहा वो एक मामूली किसान
और कहा, ये सोने चांदी से जगमगाता दरबार। उसे लगा कि उसकी आवाज यहां किसी तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अपनी बेटी और अपने पुरखों के उस पेड़ को याद करके उसने हिम्मत बांधी और किसी तरह फरियादियों की कतार में लग गया। जब उसकी बारी आई तो शहंशाह अकबर ने उसकी दयनीय हालत देखी। अकबर ने कहा, कौन हो तुम और क्या परेशानी है तुम्हें? हरिया ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मेरा नाम हरिया है, मैं एक गरीब किसान हूं। और फिर हरिया ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। कैसे उसने अपनी जमीन बेची, कैसे पेड़ को अपना रखा और कैसे सेठ लक्ष्मीचंद अब उसे उसी के पेड़ के फल और छांव से महरूम कर रहा है। पूरी कहानी सुनकर दरबार में बैठे सभी दरबारी भी सोच में पड़ गए। सेठ लक्ष्मीचंद की दलील कानूनी तौर पर बहुत मजबूत लग रही थी। जमीन उसकी थी तो उस पर मौजूद हर चीज पर उसका हज बनता था। अकबर भी इस अजीब मामले पर कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। तभी उनकी नजर अपने सबसे काबिल मंत्री बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? यह तो बड़ी विचित्र समस्या है। सेठ की बात में भी दम लग रहा है। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पहले हरिया को सांत्वना दी और फिर बादशाह की ओर मुड़कर कहा। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, बात में दम हो सकता है पर न्याय नहीं है। मुझे इस मामले को समझने के लिए खुद उस गांव में जाना होगा। आप इस किसान को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं वादा करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। बीरबल की बात सुनकर हरिया को यकीन हो गया कि अब उसे न्याय जरूर मिलेगा। बीरबल ने हरिया को अपने साथ लिया और हरिपुर गांव की ओर चल पड़े। गांव में खबर फैल गई कि बादशाह का खास मंत्री खुद इस मामले की जांच करने आया है। सेठ लक्ष्मीचंद को भी बुलाया गया। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आया। उसे यकीन था कि कानून उसके पक्ष में है और बीरबल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, अब असली खेल शुरू होने वाला है। बीरबल उस चालाक सेठ को कैसे सबक सिखाएंगे? वो कौन सी तरकीब निकालेंगे जिससे हरिया को उसका हथ वापस मिल जाए? क्या आपके दिमाग में कोई उपाय आ रहा है? सोचिए और हमें कमेंट्स में बताइए। फिर देखते हैं कि बीरबल क्या करते हैं। बीरबल ने लक्ष्मीचंद से पूछा। बीरबल ने कहा, सेठ जी, तो जैसा कि मैंने सुना है, ये जमीन आपकी है और ये पेड़ हरिया का। क्या ये सही है? लक्ष्मीचंद ने कहा उदास स्माइली, जी हां मंत्री जी, बिल्कुल सही। और मेरी जमीन पर जो फल गिरते हैं या जो छाव पड़ती है वो मेरी है। बीरबल मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने सेठ जी। आपकी बात 100% कानूनी है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। यह सुनकर लक्ष्मीचंद की छाती गर्व से और चौड़ी हो गई। हरिया का चेहरा उतर गया। उसे लगा बीरबल भी सेठ की तरफ हो गए हैं। बीरबल ने हरिया की ओर मुड़कर कहा, हरिया, हरिया, जी हुजूर। बीरबल ने कहा, यह पेड़ तुम्हारा है ना? तुम इसके मालिक हो, है ना? हरिया ने कहा, जी हुजूर। बीरबल ने कहा भी, एक मालिक का फर्ज होता है कि वो अपनी चीज की देखभाल करे। तुम्हारा ये पेड़ मुझे कुछ प्यासा लग रहा है। जाओ, कुएं से पानी निकालो और अपने पेड़ को नहलाओ। इसे आज कम से कम 50 घड़े पानी पिलाओ। हरिया और लक्ष्मीचंद दोनों हैरान रह गए। ये कैसी बात थी? लेकिन बीरबल का हुक्म था। हरिया चुपचाप कुएं की ओर चल दिया और पानी के घड़े भर भर कर लाने लगा। जैसे ही उसने पहला घड़ा पेड़ की जड़ों में डाला, जमीन पर कीचड़ होने लगी। लक्ष्मीचंद ने चिल्लाकर कहा, उदास स्माइली, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मंत्री जी, इसे रोकिए। ये मेरी जमीन पर कीचड़ कर रहा है। मेरी जमीन खराब हो रही है। बीरबल शांत भाव से कहा, क्यों रोको सेठ जी? पेड़ हरिया का है, पानी हरिया का है। वो अपने पेड़ को पानी दे रहा है। इसमें गलत क्या है? अगर उसकी इस हरकत से आपकी जमीन पर कीचड़ होती है तो ये आपकी समस्या है। हरिया को अपना काम करने दीजिए। लक्ष्मीचंद का मुंह देखने लायक था। वो कुछ बोल न सका। हरिया पानी डालता रहा और सेठ की कीमती जमीन कीचड़ से सनती रही।
थोड़ी देर बाद बीरबल ने हरिया को रोका। बीरबल ने कहा, बस हरिया, बस, अब एक और काम करो। ये पेड़ तुम्हारा है तो इसकी लकड़ी भी तुम्हारी हुई। मुझे शाही रसोई के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत है। अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और इस पेड़ की 4-5 मोटी मोटी डालियां काट दो। ये सुनते ही लक्ष्मीचंद के होश उड़ गए। आम का ये पेड़ बहुत कीमती था। इसकी लकड़ी और फलों से उसे भविष्य में बहुत लाभ होने वाला था। लक्ष्मीचंद ने लगभग चीखते हुए कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? इतना सुंदर फलों से लदा पेड़, इसे कैसे काट सकते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। बीरबल ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, उदास स्माइली अन्याय? कैसा अन्याय सेठ जी? पेड़ किसका है? लक्ष्मीचंद ने दबी आवाज में कहा, उदास स्माइली हरिया का। बीरबल ने कहा, कुल्हाड़ी किसकी है? लक्ष्मीचंद ने कहा, हरिया की। बीरबल ने कहा, तो फिर वो अपनी चीज को काटे या बेचे, आपको क्या आपत्ति? अगर डालियां काटते समय आपकी जमीन पर गिरे और आपको नुकसान हो तो ये आपकी किस्मत। आप हरिया को रोक नहीं सकते क्योंकि पेड़ पर उसका पूरा अधिकार है। अब सेठ लक्ष्मीचंद बीरबल की चाल समझ चुका था। वो पूरी तरह फंस गया था। उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो हरिया को अपने कीमती पेड़ को बर्बाद करने दे और अपनी जमीन पर कीचड़ और लकड़ियों का ढेर लगने दे, या फिर। बीरबल ने सेठ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, उदास स्माइली सेठ जी, एक रास्ता है। अगर आपको हरिया के पेड़ से इतनी तकलीफ हो रही है, अगर आप नहीं चाहते कि वो अपनी जमीन पर कीचड़ करे या लकड़ियां काटे, तो इस झगड़े को ही खत्म कर दीजिए। आप हरिया से उसका ये पेड़ खरीद क्यों नहीं लेते? बीरबल का ये दाव अचूक था। लक्ष्मीचंद के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने अपनी हार मान ली। लक्ष्मीचंद ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए मंत्री जी, मुझसे गलती हो गई। मैं ये पेड़ खरीदने को तैयार हूं। बीरबल ने हरिया से पूछकर पेड़ की एक अच्छी कीमत तय करवाई, जो हरिया के बेचे हुए खेत से भी दोगुनी थी। लक्ष्मीचंद को मुंह मांगी कीमत चुकाकर वो पेड़ खरीदना पड़ा। हरिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे न सिर्फ न्याय मिला था, बल्कि उसकी ईमानदारी और सब्र का मीठा फल भी मिला था। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। हरिया ने कहा, मंत्री जी, आपने आज एक गरीब की इज्जत और विश्वास दोनों बचा लिए। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बीरबल ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, उपकार मैंने नहीं, तुम्हारे सत्य ने किया है। याद रखना, अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों न हो, न्याय के सामने एक दिन घुटने टेक ही देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गरीब किसान के आत्मसम्मान की और बीरबल के अनोखे न्याय की। ये हमें सिखाती है कि कानून के शब्दों से ज्यादा कानून की भावना महत्वपूर्ण होती है। आपको बीरबल का न्याय करने का ये तरीका कैसा लगा? क्या सच में बुद्धि तलवार से ज्यादा तेज होती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहानी 3। ये उन दिनों की बात है जब शहंशाह अकबर की सल्तनत अपने चरम पर थी। आगरा शहर व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। दूर दूर से व्यापारी अपना माल बेचने और खरीदने यहां आया करते थे। उन्हीं व्यापारियों में से एक था सेठ धनीराम। जैसा नाम वैसा काम। सेठ धनीराम के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी, हीरे मोती और कीमती कपड़ों का उसका बहुत बड़ा कारोबार था, जो दूर ईरान और अरब तक फैला हुआ था। दौलत ने उसे शोहरत तो दी, लेकिन साथ ही उसके अंदर बेइंतहा घमंड और अहंकार भी भर दिया था। वो खुद को शहंशाह के बाद आगरा का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझता था। उसे लगता था कि पैसे के दम पर वो दुनिया की हर चीज, हर इंसान को खरीद सकता है। एक दिन सेठ धनीराम अपने कुछ चापलूस दोस्तों के साथ आगरा के मशहूर मीना बाजार में घूम रहा था। वो अपनी शान दिखाने के लिए महंगी से महंगी चीजें खरीद रहा था और दुकानदारों पर रौब झाड़ रहा था। धनीराम ने अकड़कर कहा, अरे, ये क्या मामूली सा हार दिखा रहे हो?
तुम्हारी पूरी दुकान की जितनी कीमत है उतने के तो हम पान खाकर थूक देते हैं। कुछ ढंग का दिखाओ, हमारी शान के लायक। ठीक उसी समय बीरबल, जो शाही दरबार से अपने घर की ओर लौट रहे थे, उसी बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने कोई कीमती वस्त्र नहीं पहने थे, बल्कि एक साधारण नागरिक की तरह आम लिबास में थे। उनकी सादगी देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये वही बीरबल है जिनके दिमाग का लोहा पूरा हिंदुस्तान मानता है। बीरबल एक इत्र की दुकान पर रुके और अपनी बेटी के लिए एक शीशी गुलाब जल खरीदने लगे। सेठ धनीराम की नजर बीरबल पर पड़ी। उसने बीरबल को पहचाना नहीं। उसे लगा कि ये कोई आम गरीब आदमी है। बस यहीं से उस घमंडी सेठ ने अपनी बर्बादी की कहानी लिखनी शुरू कर दी। धनीराम अपने दोस्तों के साथ ठहाका मारकर हंसा। धनीराम ने बीरबल पर तंज कसते हुए कहा, देखो जरा, इस फकीर को देखो, खरीदने आया है गुलाब जल। अरे भाई, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम ये खरीद सको? जाओ, कहीं से भीख मांगो। ये अमीरों का बाजार है, तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए नहीं। बीरबल ने सेठ की तरफ देखा और शांति से मुस्कुराए। उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और दुकानदार से गुलाब जल का दाम पूछने लगे। बीरबल की ये शांति सेठ के अहंकार को और चुभ गई। उसे लगा कि ये साधारण आदमी उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसकी बात को अनसुना करके। धनीराम ने गुस्से से बीरबल के पास आकर कहा, उदास स्माइली ओए, मैंने तुमसे कुछ कहा, सुनाई नहीं दिया क्या? बहरे हो क्या? या गरीबी ने अक्ल भी छीन ली है? मैंने कहा, निकल जाओ यहां से। तुम्हारी मौजूदगी से इस बाजार की हवा खराब हो रही है। अब बात हद से आगे बढ़ रही थी। बीरबल का स्वाभिमान भी एक सीमा तक ही शांत रह सकता था। बीरबल ने बहुत ही शांत और संयमित स्वर में कहा, सेठ जी, आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये बाजार जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। बीरबल का ये शांत जवाब सेठ के घमंड पर एक हथौड़े की तरह लगा। वो आगब बुला हो गया। धनीराम ने चिल्लाकर कहा, तेरी ये हिम्मत! तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं सेठ धनीराम हूं। इस पूरे शहर को खरीदने की औकात रखता हूं मैं। और तू, दो कौड़ी का आदमी, मुझसे जुबान लड़ाता है। धनीराम गुस्से में बीरबल को धक्का दे देता है। बीरबल का संतुलन बिगड़ता है, पर वो गिरते नहीं। उनके हाथ से गुलाब जल की शीशी छूटकर जमीन पर गिरती है और टूट जाती है। पूरे बाजार में गुलाब की महक फैल जाती है। बाजार में भीड़ जमा हो गई। सब लोग तमाशा देखने लगे। बीरबल ने एक नजर टूटी हुई शीशी को देखा और फिर सेठ धनीराम की आंखों में आंखें डालकर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और एक दृढ़ निश्चय था। बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, उदास स्माइली सेठ जी, आपने ये अच्छा नहीं किया। आपने सिर्फ एक कांच की शीशी नहीं तोड़ी है, आपने मेरे स्वाभिमान को तोड़ने की कोशिश की है। और आपने मेरे साथ जो किया है उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। धनीराम ने अट्टहास करते हुए कहा, उदास स्माइली कीमत? तू मुझसे कीमत वसूलेगा? हाँ हाँ हाँ, अरे जा, पहले अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर। तेरी 7 पुश्ते भी मिलकर मुझसे कुछ नहीं वसूल सकती। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से मुड़े और चले गए। सेठ धनीराम अपनी जीत पर मुस्कुराता रहा। उसे लगा कि उसने एक गरीब आदमी को उसकी औकात दिखाकर बहुत बड़ा काम किया है। वो नहीं जानता था कि उसने शहद के छत्ते में नहीं, बल्कि एक सोए हुए शेर की मांद में पत्थर फेंका है। दोस्तों, यहां कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। आपको क्या लगता है, बीरबल इस अपमान का बदला कैसे लेंगे? क्या वो बादशाह से शिकायत करेंगे या कोई ऐसी चाल चलेंगे जिससे सेठ खुद ब खुद उनके पैरों में आ गिरेगा? आपका दिमाग क्या कहता है? अपनी भविष्यवाणी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको बीरबल का ये शांत लेकिन खतरनाक अंदाज पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगले दिन शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी और मंत्री मौजूद थे। बीरबल भी अपनी जगह पर बैठे थे।
लेकिन आज उनके चेहरे पर वो रोज वाली मुस्कान नहीं थी। वो बहुत गंभीर और कुछ सोचते हुए नजर आ रहे थे। अकबर ने ये बात नोटिस कर ली। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या बात है? आज तुम इतने शांत क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, परेशानी तो नहीं है, लेकिन एक सवाल मेरे मन को बहुत परेशान कर रहा है। अकबर ने कहा, कैसा सवाल? पूछो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सल्तनत में सबसे बड़ा कौन है, आप या आपके द्वारा बनाया गया कानून? ये एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सवाल था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह से ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत सिर्फ बीरबल ही कर सकते थे। अकबर ने थोड़ा सोचकर कहा, बीरबल, ये कैसा सवाल है? निसंदेह शहंशाह होने के नाते मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन मैं भी कानून और न्याय के दायरे में ही काम करता हूं। कानून का सम्मान मुझसे भी बढ़कर है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या इस सल्तनत में कोई ऐसा भी है जो खुद को आपसे और कानून से भी बड़ा समझता हो? अकबर ने गुस्से में कहा, कौन है वो गुस्ताख? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो खुद को शहंशाह से बड़ा समझे? नाम बताओ उसका, हम उसे ऐसी सजा देंगे कि वो याद रखेगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उसका नाम है सेठ धनीराम। सेठ धनीराम का नाम सुनते ही कुछ दरबारी चौंके। वो सेठ की पहुंच और दौलत के बारे में जानते थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वो सेठ खुद को इस सल्तनत का दूसरा बादशाह समझता है। उसे लगता है कि उसकी दौलत के आगे आपकी हुकूमत और आपका न्याय कुछ भी नहीं है। वो सरे बाजार लोगों का अपमान करता है और कहता है कि पैसे के दम पर वो कुछ भी कर सकता है। अकबर आगबुला होकर कहा, इतनी जुर्रत! सिपाहियों, फौरन उस घमंडी सेठ को दरबार में पेश किया जाए। आज हम उसकी सारी दौलत का घमंड उतार देंगे। कुछ ही देर में सिपाही सेठ धनीराम को पकड़कर दरबार में ले आए। धनीराम हैरान और डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों बुलाया गया है। दरबार में बीरबल को शाही पोशाक में अपनी जगह पर बैठा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि कल उसने बाजार में जिस साधारण आदमी का अपमान किया था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद शहंशाह के सबसे करीबी मंत्री बीरबल थे। उसका सारा घमंड पल भर में काफूर हो गया। वो कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। धनीराम ने कहा, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने मंत्री जी को पहचाना नहीं। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, तो क्या अगर वो मंत्री नहीं होते, कोई आम नागरिक होते, तो तुम उनका अपमान करने का हक रखते थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सल्तनत में किसी नागरिक को सरे बाजार जलील करने की? एल सेठ धनीराम के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोए जा रहा था। अब बीरबल अपनी जगह से उठे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे सजा देने से पहले मैं इसकी एक परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि इसका घमंड सिर्फ इसकी जुबान पर है या इसकी रग-रग में बस चुका है। अकबर ने कहा, कैसी परीक्षा बीरबल? बीरबल, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप इस सेठ को एक मौका दें। इसे कहें कि ये अपनी दौलत से हमें एक ऐसी चीज खरीद कर दिखाए जो अनमोल हो। अगर ये कामयाब हो गया तो इसे माफ कर दिया जाए, और अगर नाकाम रहा तो आप जो चाहे सजा दे। अकबर को बीरबल की ये योजना दिलचस्प लगी। उन्होंने सेठ धनीराम की तरफ देखा। अकबर ने कहा, सेठ, सुनो, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल करो और हमारे लिए 3 ऐसी चीजें लेकर आओ। पहली, एक ऐसी चीज जो कभी खरीदी या बेची न जा सके। दूसरी, एक ऐसी चीज जो दिखती तो है पर हाथ नहीं आती। और तीसरी, एक ऐसी चीज जो इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत हो। तुम्हारे पास 1 दिन का समय है। अगर तुम ये 3 चीजें ले आए तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा।
सेठ धनीराम ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। ये कैसी पहेलियां थी? ऐसी चीजें दुनिया में कहाँ मिलती हैं? लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने हाँ कह दिया और दरबार से बाहर भागा। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। बीरबल ने सेठ को एक असंभव काम दे दिया है। क्या लगता है आपको? क्या सेठ धनीराम अपनी दौलत के दम पर ये 3 चीजें ढूंढ पाएगा? 1. जो खरीदी बेची न जा सके। 2. जो दिखे पर हाथ ना आए। 3. जो दुनिया की सबसे कीमती दौलत हो। सोचिए और अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते हैं आप में से कौन बीरबल की तरह सोच पाता है। सेठ धनीराम पागलों की तरह पूरे आगरा में घूमने लगा। उसने अपने सारे खजाने खोल दिए। वो हर जौहरी, हर ज्ञानी, हर फकीर के पास गया। वो एक बड़े जौहरी के पास गया और बोला, मुझे दुनिया की सबसे कीमती दौलत चाहिए। मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा। जौहरी ने उसे सबसे बड़ा और बेदाग हीरा दिखाया। धनीराम उसे लेकर भागा। फिर वो एक जादूगर के पास गया और बोला, मुझे ऐसी चीज दो जो दिखे पर हाथ ना आए। जादूगर ने उसे एक शीशे में बंद धुआं दे दिया। लेकिन पहली चीज, ऐसी चीज जो खरीदी या बेची न जा सके, वो उसे कहीं नहीं मिली। हर चीज की कोई न कोई कीमत थी। वो थक गया, हार गया। उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। उसका सारा घमंड, सारी दौलत उसे कागज के टुकड़ों जैसी लग रही थी। अगले दिन उसे फिर से दरबार में पेश किया गया। वो खाली हाथ था और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अकबर ने कहा, बोलो सेठ, लाए वो 3 चीजें? धनीराम ने रोते हुए कहा, जहांपना, मैं नाकाम रहा। मैं आपकी पहेलियां नहीं सुलझा पाया। आप मुझे जो चाहे सजा दे दे। अब बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके हाथ में 3 छोटी छोटी पोटलियां थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन तीनों चीजों को पेश करना चाहूंगा। अकबर और सारे दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने पहली पोटली खोली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सेठ की पहली पहेली थी एक ऐसी चीज जो कभी खरीदी या बेची न जा सके। वो चीज है स्वाभिमान। बीरबल ने कहा, हुजूर, स्वाभिमान या इज्जत वो चीज है जिसे कोई दौलत खरीद नहीं सकती और कोई ताकत बेच नहीं सकती। सेठ ने कल बाजार में इसी को खरीदने और कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर बीरबल ने दूसरी पोटली खोली। उसमें कुछ नहीं था, वो खाली थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दूसरी पहेली थी एक ऐसी चीज जो दिखती तो है पर हाथ नहीं आती। वो है सबक या सीख। ये दिखती है, समझ आती है, पर इसे पकड़ा नहीं जा सकता। उम्मीद है आज सेठ जी को ये सबक जरूर मिला होगा। और फिर बीरबल ने तीसरी और आखिरी पोटली खोली। उस पोटली में थी एक मुट्ठी धूल, वही धूल जो कल गुलाब जल की शीशी टूटने के बाद जमीन पर बिखर गई थी। बीरबल ने कहा, और जहांपनाह, तीसरी और दुनिया की सबसे कीमती दौलत है मापी। ये धूल इस बात का प्रतीक है कि इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसका घमंड, उसकी दौलत कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर कुछ कीमती है तो वो है किसी को दिल से माफ कर देना और किसी से सच्चे दिल से माफी मांग लेना। आज अगर सेठ अपनी गलती मानकर सच्चे दिल से माफी मांग ले तो इससे कीमती दौलत कोई और नहीं होगी। सेठ धनीराम अब तक सब कुछ समझ चुका था। वो घिसटता हुआ बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। धनीराम ने कहा, मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत और इज्जत होती है। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, सेठ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखना, ये सबक जिंदगी भर मत भूलना। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। अकबर ने कहा,
मान गए बीरबल। तुमने सिर्फ इस सेठ को ही नहीं बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि और स्वाभिमान के आगे दुनिया की कोई दौलत नहीं टिक सकती। उस दिन के बाद सेठ धनीराम पूरी तरह बदल गया। उसका घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो एक विनम्र और दानी इंसान बन गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी घमंड के सिर के नीचा होने की। ये हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को उसके कपड़ों या उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन, कब, कहां आपसे ज्यादा बुद्धिमान और काबिल निकल जाए। आपको बीरबल का बदला लेने का यह तरीका कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि बीरबल ने सेठ को सही सबक सिखाया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको एक महत्वपूर्ण सीख दी है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी कहानियां पसंद है। और हां, भविष्य में ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी 4। ये उन दिनों की बात है जब दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन विशाल किले की ठंडी ठंडी दीवारों और फव्वारों की ठंडक से दरबार में राहत महसूस होती थी। दीवान ए खास में एक शाम, जब दरबार अपनी नियमित कार्यवाही के बाद थोड़ा आराम कर रहा था, तो दार्शनिक विषयों पर चर्चा छिड़ गई। बादशाह अकबर स्वयं मानव स्वभाव की बारीकियों पर विचार कर रहे थे। बीरबल, अकबर ने अपनी गहरी चिंतनशील आवाज में कहा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरा राज्य कितना धन्य है। मेरी प्रजा, गरीब हो या अमीर, किसान हो या व्यापारी, सभी ईमानदार और संतोषी है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें धन के लिए अंधी दौड़ या लालच की भावना नहीं दिखती। मुझे विश्वास है कि मेरे लोग लालच जैसी नीच भावना से अछूते हैं। दरबार में बैठे अन्य दरबारी, जिनमें मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल और मानसिंह जैसे गणमान्य व्यक्ति शामिल थे, ने बादशाह की बात का समर्थन किया। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, ने तुरंत कहा, जी जहांपनाह, यह आपकी न्यायप्रियता और धर्मप्रायणता का ही फल है कि आपकी प्रजा इतनी गुणवान है। उनमें लालच जैसा कोई अवगुण नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। उनकी मुस्कान में हल्की शरारत और गहरी समझ दोनों थी। माफ कीजिएगा जहांपनाह, अगर मैं आपके विचार से सहमत न हो पाऊं, बीरबल ने अदब से कहा। मेरा मानना है कि हर इंसान के भीतर, चाहे वो कितना भी धनी हो या कितना भी संतुष्ट दिखे, लालच का एक छोटा सा बीज हमेशा मौजूद रहता है। ये सोया हुआ हो सकता है, लेकिन किसी भी समय उचित प्रलोभन मिलने पर यह अंकुरित हो सकता है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी प्रजा लालची है? क्या तुम मुझ पर या मेरी प्रजा पर अविश्वास कर रहे हो? उनके लहजे में हल्की नाराजगी थी। कतई नहीं जहांपनाह, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। मैं आपकी प्रजा की ईमानदारी पर संदेह नहीं कर रहा हूं। मैं केवल मानव स्वभाव की एक सच्चाई बता रहा हूं। लालच का अर्थ केवल बड़े पैमाने पर धन संग्रह करना नहीं होता। कभी कभी ये और अधिक की मामूली इच्छा के रूप में भी प्रकट होता है, भले ही उसकी आवश्यकता न हो। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत व्यंग्य किया, तो क्या आप ये साबित कर सकते हैं? बीरबल, क्या आप दिखा सकते हैं कि इस महान साम्राज्य की ईमानदार प्रजा के भीतर लालच का बीज छिपा है? अकबर ने भी चुनौती भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। ठीक है बीरबल, यदि तुम इतने आश्वस्त हो तो साबित करो। यदि तुम ये साबित कर सकते हो कि हर इंसान में थोड़ा लालच होता है, तो मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा। लेकिन यदि तुम विफल रहे, तो तुम्हें सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि तुम गलत थे और मेरी प्रजा लालच से मुक्त है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। मुझे यह साबित करने के लिए कुछ समय और कुछ साधारण संसाधनों की आवश्यकता होगी। जहांपनाह, मुझे शहर के बाहर एक बड़ा खुला मैदान, कुछ मजदूर
और आपकी ओर से पूर्ण सहयोग चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल को जो कुछ भी चाहिए उसे तुरंत उपलब्ध कराया जाए। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें यकीन था कि बीरबल इस बार फंस गए हैं। ये कैसे साबित किया जा सकता है कि हर कोई लालची है? अगले दिन बीरबल ने शहर के बाहर एक विशाल मैदान में एक परियोजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने आदेश दिया कि एक बड़ा गहरा गड्ढा खोदा जाए। शहर के लोगों को बुलाया गया और यह घोषणा की गई कि जो भी इस गड्ढे को खोदने में मदद करेगा उसे प्रति घंटे एक चांदी का सिक्का दिया जाएगा। ये उस समय की एक अच्छी मजदूरी थी। पहले दिन कुछ मजदूर और गरीब लोग आए जिन्हें तुरंत पैसे की जरूरत थी। उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया। बीरबल खुद वहां मौजूद थे, हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। शाम को उन्होंने ईमानदारी से सभी को उनकी मजदूरी दी। दूसरे दिन बीरबल ने एक नई घोषणा करवाई, जो कोई भी गड्ढे को गहरा और चौड़ा करने में मदद करेगा उसे अब एक चांदी के सिक्के के बजाय 1.5 चांदी का सिक्का प्रति घंटे दिया जाएगा। ये सुनते ही पहले दिन से ज्यादा लोग काम पर आ गए। न केवल गरीब बल्कि वे लोग भी जिनके पास पहले से ही कुछ पैसे थे, अब इस आसान कमाई के लिए आकर्षित हुए। उन्होंने सोचा, अगर मैं थोड़ा और काम करूंगा तो मुझे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। जो लोग पहले एक चांदी के सिक्के के लिए तैयार नहीं थे, वे अब 1.5 सिक्के के लिए तैयार हो गए। लोगों ने ज्यादा तेजी से और ज्यादा जोश से काम करना शुरू कर दिया। उनके चेहरों पर थकान के बावजूद एक अतिरिक्त सिक्के की चमक थी। बीरबल ने अकबर को यह सब दिखाया। देखिए जहांपनाह, पहले ये लोग एक सिक्के के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्हें और थोड़ा ज्यादा का लालच दिया गया तो वे आ गए। ये लालच की पहली सीढ़ी है। अकबर ने देखा और स्वीकार किया कि बात तो सही थी। तीसरे दिन बीरबल ने और बड़ी घोषणा करवाई, जो भी इस गड्ढे को इतना गहरा खोदेगा कि उसमें एक हाथी समा जाए उसे प्रति घंटे 2 चांदी के सिक्के मिलेंगे। और हां, जो लोग सबसे ज्यादा मिट्टी हटाएंगे उन्हें विशेष इनाम मिलेगा। ये घोषणा जंगल में आग की तरह फैल गई। अब न केवल मजदूर बल्कि छोटे व्यापारी, कुछ सैनिक और यहां तक कि वे लोग भी जो पहले खुद को ऐसे शारीरिक श्रम से ऊपर समझते थे, वे भी फावड़ा और कुदाल लेकर आ गए। हर कोई विशेष इनाम और 2 चांदी के सिक्के के लालच में था। मैदान में धूल उड़ने लगी, पसीने की धार बहने लगी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे थे। वे अपनी शारीरिक सीमा से परे काम कर रहे थे। कुछ बूढ़े लोग भी आए, जिन्होंने सोचा कि वे थोड़ा काम करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकते हैं। बीरबल ने अकबर को फिर से बुलाया। देखिए जहांपनाह, ये लालच की दूसरी सीढ़ी है। अब लोग केवल मजदूरी के लिए नहीं, बल्कि विशेष इनाम और सबसे ज्यादा बनने की होड़ में है। वे अपनी सामान्य जरूरत से कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं, सिर्फ और ज्यादा पाने के लिए। अकबर ने देखा कि लोग बिना किसी आवश्यकता के, केवल और अधिक के लालच में खुद को थका रहे थे। वे अब केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि एक अवसर के लिए कर रहे थे, एक संभावना के लिए कि वे दूसरों से ज्यादा कमा सकते हैं। बीरबल ने अपनी योजना का अंतिम चरण शुरू किया। उन्होंने घोषणा करवाई कि गड्ढा अब पर्याप्त गहरा हो गया है। अब मिट्टी को बाहर निकालने और उसे समतल करने का काम शुरू होगा। लेकिन बीरबल ने कहा, यह काम कोई साधारण काम नहीं होगा। बादशाह सलामत की इच्छा है कि इस मिट्टी में छिपे हुए सोने के छोटे छोटे कणों को ढूंढा जाए। उन्होंने अपने आदमियों को बुलाया और उनके सामने कुछ सोने के कण मिट्टी में मिला दिए, इस तरह कि वे मुश्किल से दिखें। जो कोई भी इन सोने के कणों को ढूंढेगा वो उन्हें अपने पास रख सकता है। ये बादशाह सलामत का इनाम होगा। ये सुनते ही मैदान में जैसे तूफान आ गया। अब कोई मजदूरी की बात नहीं कर रहा था। लोग फावड़े और कुदाल फेंककर, हाथों से घुटनों के बल बैठकर
मिट्टी को बारीक बारीक छानने लगे। हर उम्र, हर वर्ग के लोग वहां आ गए। शहर के धनी व्यापारी, जो सोने की खानों के मालिक थे, वे भी अपने कीमती कपड़े गंदे करने लगे, सिर्फ एक छोटा सा सोने का कण पाने की उम्मीद में। सैनिक, जिनके पास पहले से ही वेतन था, वे भी तलवार छोड़कर मिट्टी छानने लगे। यहां तक कि विद्वान और धर्मगुरु भी, जो पहले इस काम को अल्प मानते थे, वे भी उत्सुकता से देखने लगे। और कुछ तो धीरे धीरे मिट्टी छानने में शामिल हो गए। एक छोटे बच्चे को एक छोटा सा चमकीला पत्थर मिला और वो खुशी से झूम उठा। एक बूढ़ी औरत को मिट्टी के ढेर में एक पीतल का टुकड़ा मिला और वो उसे सोना समझकर खुशी से उछलने लगी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, सिर्फ एक और छोटा सा कण पाने की उम्मीद में। उन्हें पता था कि शायद उन्हें कुछ भी बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन शायद कुछ मिल जाए, यही लालच उन्हें चला रहा था। बीरबल ने अकबर और दरबारियों को इस दृश्य को देखने के लिए बुलाया। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी, जो पहले बीरबल पर हंस रहे थे, वे भी अब भौंचक के रह गए। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, आप स्वयं देखिए, ये वही लोग हैं जिन्हें आप संतोषी मानते थे। क्या इन्हें इन छोटे छोटे धूल जैसे सोने के कणों की जरूरत है? इनमें से कई तो इतने धनी हैं कि वे एक ऐसे सोने के कण की कीमत पर सैकड़ों ऐसे कण खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी वे यहां हैं, धूप में, धूल में, मिट्टी छान रहे हैं। क्यों? अकबर ने देखा कि एक धनी व्यापारी, जिसके पास सोने के सिक्कों के भंडार थे, भी अपने हाथ मिट्टी में गंदे कर रहा था। और जब उसे एक छोटा सा कण मिला तो उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसने कोई बड़ा खजाना पा लिया हो। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, ये सिर्फ पाने की इच्छा है, जहां पनाह, और थोड़ा ज्यादा पाने की इच्छा, भले ही उसकी कोई आवश्यकता न हो या वो वस्तु बहुत छोटी हो। यही लालच का बीज है। ये हर इंसान के भीतर मौजूद होता है, भले ही वो कितना भी धनी, ज्ञानी या संतुष्ट क्यों न दिखे। जब उसे कुछ मुफ्त या अतिरिक्त मिलने की संभावना दिखती है तो ये बीज अंकुरित हो जाता है। पहले चरण में लोग वैध मजदूरी के लिए आए, लेकिन और ज्यादा के लालच ने उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। दूसरे चरण में विशेष इनाम और सबसे ज्यादा की होड़ ने उन्हें अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने पर मजबूर किया। और इस तीसरे चरण में मुफ्त सोने के कणों की तलाश ने हर वर्ग के व्यक्ति को मैदान में खींच लिया, चाहे उन्हें उसकी जरूरत हो या न हो। एक गरीब व्यक्ति सोचता है कि काश उसे कुछ मिल जाए ताकि उसकी गरीबी कम हो। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति सोचता है कि काश कुछ मिल जाए ताकि वो अपनी जरूरतों से ज्यादा कुछ और हासिल कर सके। और एक अमीर व्यक्ति सोचता है कि काश कुछ मिल जाए ताकि उसकी दौलत में जरा सा भी इजाफा हो सके। ये इच्छा जरूरत से परे है, ये लालच है। बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा, जो शर्म से पानी पानी हो रहे थे। यहां तक कि हम सब, जहां पनाह, बीरबल ने कहा, जब हम इन लोगों को मिट्टी छानते हुए देखते हैं तो हमारे मन में भी एक पल के लिए ये विचार आता है कि काश हमें भी कोई कण मिल जाता, या क्या पता सच में कोई बड़ा टुकड़ा निकल आए। ये केवल एक विचार हो सकता है, लेकिन ये दर्शाता है कि लालच का बीज हमारे भीतर भी कहीं छिपा है। अकबर ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने ध्यान से देखा कि कैसे लोग, चाहे वे कोई भी हो, एक छोटे से सोने के कण के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। उन्हें बीरबल की बात की सच्चाई समझ में आ गई थी। ये केवल धन का लालच नहीं था, बल्कि पाने की अंतर्निहित मानवीय इच्छा थी, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। बीरबल, अकबर ने अंत में कहा, उनकी आवाज में विस्मय और सम्मान का भाव था, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाया है। तुमने न केवल यह साबित किया कि हर इंसान में थोड़ा लालच होता है, बल्कि तुमने इसे इतनी सहजता और स्पष्टता से दिखाया कि किसी को भी संदेह नहीं रह गया। तुमने मानव स्वभाव की एक मूलभूत एक ठंडी सुबह, बादशाह अकबर अपने खास दरबारियों के साथ बैठे थे। बाहर कड़कड़ाती ठंड थी।
अंगीठियों में जलते कोयले की गर्मी ही सभी को राहत दे रही थी। अकबर बोले, क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस काले कोयले की क्या कीमत हो सकती है? सोने चांदी की कीमत तो सब जानते हैं, लेकिन ये कोयला? दरबार में एक ठहाका गूंजा। राजा के सवाल को सबने मजाक समझा। मंत्री मंसूर खां हंसते हुए बोले, जहांपनाह, ये कोयला तो गरीबों की चीज है, इसकी क्या कीमत होगी? बस जलाने भर का सामान है। दूसरे दरबारी बोले, बिल्कुल, ये तो गंदा होता है, हाथ काले करता है, कपड़े खराब करता है। और कीमत? अरे, 2 कौड़ी का माल है। बीरबल उस वक्त चुपचाप बैठा था। वो सब सुन रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखें दूर किसी विचार में खोई हुई थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, तुम कुछ नहीं बोले? तुम्हारे ख्याल में कोयले की क्या कीमत है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, एक दिन आएगा जब यही कोयला दरबार की सबसे बड़ी चर्चा बनेगा और लोग इसकी असली कीमत जानने को तरसेंगे। सब हंस पड़े। किसी ने बीरबल की बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन बीते। सर्दी और तेज हो चली थी। शहर में कोयले की मांग बढ़ गई थी। इसी बीच बीरबल अचानक दरबार में नहीं आने लगा। हर दिन कोई न कोई बहाना भेज दिया जाता। बीमार है, गाँव गए हैं, ध्यान कर रहे हैं। और फिर एक दिन खबर आई, बीरबल ने एक दवाखाना खोला है और अब वो हकीम बन गए हैं। बादशाह चौंक गए। बीरबल हकीम? ये कब से? उसी वक्त एक दरबारी ने बताया, हुजूर, बीरबल हर किसी को अजीब दवा दे रहे हैं, कोयले का चूर्ण, और कह रहे हैं बस यही दवा सभी रोगों की जड़ है। दरबार में ठहाके गूंजे। अकबर बोले, ये बीरबल भी ना। चलो देखते हैं क्या तमाशा कर रहे हैं। अगले ही दिन अकबर खुद आम आदमी की तरह वेश बदलकर बीरबल के हकीम खाने पहुंचे। सामने बोर्ड टंगा था, हकीम बीरबल, हर रोग की एक ही दवा, कोयला चूर्ण। दरवाजे पर भीड़ लगी थी। अमीर, गरीब, सैनिक, व्यापारी, सब बीरबल हकीम की दवा लेने आए थे। एक सैनिक बोला, मेरे घुटनों में दर्द है, हकीम जी। बीरबल बोले, घुटनों के नीचे रोजाना कोयले का लेप लगाओ, दर्द गायब। एक महिला बोली, मेरे बच्चे को खांसी है। बीरबल बोले, रात को तवे पर कोयला गर्म कर कमरे में रखो, सब खांसी भागेगी। लोग हैरान, पर असर हो रहा था। बीरबल कोयले से इलाज कर रहा था और सब ठीक भी हो रहे थे। धीरे धीरे शहर में बीरबल की दवा मशहूर हो गई। लोग उसके कोयला चूर्ण के लिए भारी दाम देने लगे। अमीर व्यापारी ने तो 10 सोने के सिक्कों में एक डिब्बा खरीदा। और फिर एक दिन बीरबल दरबार में लौटा। दरबारियों ने उसे घेर लिया। मंसूर खां बोले, तो हकीम साहब अब दरबार की जगह दुकान संभालने लगे हैं? बीरबल मुस्कराया, जी हुजूर, आपकी बातों ने प्रेरित किया। आपने कहा था कोयला 2 कौड़ी का है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अनमोल बना दूं। बादशाह ने पूछा, तो क्या यह सब एक योजना थी? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप सबने कोयले को सिर्फ गंदा समझा, लेकिन उसी कोयले से गर्मी मिलती है, भोजन पकता है, धातु गलते हैं, यहां तक कि हीरे भी कोयले से ही बने होते हैं। मैंने लोगों को उसकी अहमियत महसूस कराई, और जब वही कोयला मैंने हकीम बनकर दिया तो सबने उसे सोने जैसा मान लिया। बीरबल ने दरबार में कोयले का डिब्बा खोलकर दिखाया और बोला, हर चीज की कीमत होती है, बस उसे समझने वाली नजरों की जरूरत है। दरबार में सन्नाटा था। सभी दरबारी जो कोयले का मजाक उड़ा रहे थे अब बीरबल की समझदारी के सामने झुक गए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर एक बार सबको सिखाया कि कीमत वस्तु की नहीं, सोच की होती है। जो चीज हमें तुच्छ लगती है वही किसी के लिए जीवनदायिनी बन सकती है। आज से दरबार में कोई चीज छोटी या बेकार नहीं मानी जाएगी। और हकीम बीरबल को हम कोयलों का सम्राट घोषित करते हैं। दरबार में ठहाका गूंजा, लेकिन इस बार हंसी में सम्मान छिपा था। बीरबल के इस कोयला प्रसंग से अकबर को यह समझ आया
कि दुनिया की हर चीज की अपनी एक उपयोगिता होती है, बस नजर होनी चाहिए पहचानने की। जो हम नजरअंदाज करते हैं वही कभी कभी सबसे जरूरी साबित हो सकता है।